देखिए भाई, हेडिंग डालेंगे आप संख्यात्मक विश्लेषण या न्यूमेरिकल एनालिसिस। संख्यात्मक विश्लेषण या न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो भाई, इसकी चर्चा कर लें पहले तो कि पुराने पेपरों को अभी उठाया जाए 16 के बाद के, जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड में केवल इसका इतना रोल था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आता है एनए वाला पोर्शन, और जिसमें से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार क्राइटेरिया डिफाइन नहीं था, और क्राइटेरिया डिफाइन ना होने के कारण हमने पहले भी कहा था कि फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार इससे 6 क्वेश्चन थे फर्स्ट ग्रेड में। कितने क्वेश्चन थे? 6। लेकिन सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में इतना अंतर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ में एक अंतर समीकरण का टॉपिक और आता है, अंतर समीकरण। डिफरेंट इक्वेशन। भाई बात नहीं करेंगे, है ना? अब सुनिए, इससे पिछले वाला सेकंड ग्रेड का पेपर और ये वाला सेकंड ग्रेड का पेपर और एक संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर और एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर, ये 2-3 पेपरों का अगर एनालिसिस किया जाए, अब भाई आवाज नहीं करेंगे। देखो, ये जो सेकंड ग्रेड गया है, ये वाला सेकंड ग्रेड 2022, इसमें से एनए से आपके 6 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपके अंतर समीकरण से। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 8। और ये फर्स्ट ग्रेड 2022 जो हुआ है आपका, फर्स्ट ग्रेड 2022, फर्स्ट ग्रेड 2022 में से एनए से ही 6 क्वेश्चन थे। अंतर समीकरण उनके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड वालों के में अंतर समीकरण सिलेबस में नहीं है। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 6 थे। अगर 2018 वाली सेकंड ग्रेड की बात करें, संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, या फिर 2018 की अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट की हो या कोई सी भी हो, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में हो या किसी में भी हो, वहाँ से आए 5 एनए से और 2 अंतर समीकरण से, 7 क्वेश्चन। तो इस बार जो सेकंड ग्रेड गई थी उसमें एक क्वेश्चन बढ़ा ही था। आपको कुछ पता हो तो अप्लाइड वाले क्वेश्चंसों की संख्या बढ़ा दी गई है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन 8, न्यूमेरिकल एनालिसिस 8, उधर से थ्योरी वाले पोर्शंस में भी बढ़ चुके थे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 10, रियल में 8। कभी भी रियल एनालिसिस में 8 क्वेश्चन नहीं गए, पहली बार रियल एनालिसिस में 8 क्वेश्चन गए थे। और एनए में भी 8 पहली बार गए, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 8 पहली बार ही गए थे। अब यहाँ से अगर हम आकलन की बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 6, 5, 4, 3, 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करने होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब संख्यात्मक विश्लेषण को पढ़ा जाता है तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ऑपरेटर, संकारक, और संकारकों से कम 2 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। मैंने पिछली भी बार कहा था, अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, लेकिन पिछली बार कहा था कम से कम 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। तो 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आपके ऑपरेटरों से थे, 2 या 3 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्वेश्चन मिसप्रिंट के कारण गलत था। म्यू जो है नीचे 4 लगाया था, म्यू 4 सफिक्स ऊपर होना चाहिए था सुपर स्क्रिप्ट में,
सब स्क्रिप्ट में लिखा आया था, लेकिन अगर μ4 नीचे लिखा आता है तो वो आघूर्ण का क्वेश्चन होना चाहिए था, आघूर्ण, और आघूर्ण का वो क्वेश्चन था नहीं, तो वो Na का ही क्वेश्चन था, आघूर्ण क्योंकि आपके सिलेबस में था ही नहीं, तो इस कारण म्यू जो है ऊपर 4 आता तो आपका आंसर एक ही बार में सटीक बैठ जाता। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब हम हेडिंग डालेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, सबसे पहले संख्यात्मक विश्लेषण, और संख्यात्मक विश्लेषण में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संकारक। संकारक, संकारक जिसे कहते हो ऑपरेटर। पिछली भी बार मैंने कम से कम नहीं तो 3 या 4 लेक्चर इस पे बनाए थे, और 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे आपको। ऑपरेटर थोड़ा लंबा खींचा था, बट 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे संकारक से। देखो, संकारक एक ऐसी युक्ति होती है जो फलन के मान में वृद्धि या ह्रास या फलन के मान को विस्थापित करती है। ठीक है भाई, संकारक क्या है बोलो? एक ऐसी युक्ति होती है संकारक एक ऐसी युक्ति होती है जो फलन के मान में वृद्धि, जो फलन के मान में क्या कर दे बोलो? वृद्धि या ह्रास या फलन के मान को विस्थापित करती हो। या फलन के मान को क्या करती हो बोलो? विस्थापित करती हो। विस्थापित करती है, संकारक कहलाती है। संकारक क्या है बोलो? एक युक्ति है जो फलन के मान में या तो क्या करेगी? वृद्धि, या फलन के मान में क्या करेगा? ह्रास, या फलन के मान को क्या करेगा बोलो? विस्थापित करता है। जो फलन के मान में या तो वृद्धि करेगी, या फलन के मान में ह्रास करेगी, या फलन के मान को क्या करेगी? विस्थापित। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या शिफ्ट। शिफ्ट कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। संकारक जो ऑपरेटर है वो आपकी एक ऐसी युक्ति है जो फंक्शन की वैल्यू को इंक्रीज, डिक्रीज या फिर क्या कर सकती है? शिफ्ट कर सकती है। ठीक है भाई, विस्थापित कर सकती है। इसे क्या कहते हो? संकारक कहते हैं, पहली चीज तो। ठीक है भाई, एक मैंने जैसे कि उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था आपको, फिर से एक बार फिर से एग्जाम्पल दे देते हैं। आपने साइमल पढ़ा होगा इक्विवेलेंस का, ट्रिपल साइमल पढ़ा है आपने इक्विवेलेंस का, यह ऐसे लिखा आता है इक्विवेलेंस। ठीक है भाई, इसका मतलब होता है दोनों तर्क संगत तुल्य होते हैं, बराबर नहीं है। लॉजिकली इक्विवेलेंस होते हैं, लॉजिकली मतलब लॉजिक के अनुसार तो इक्वल हैं, लेकिन वैसे बराबर नहीं होते। ये वाला मैंने आपको बता दिया, हाँ, कॉन्ग्रुएंस वाला। युक्ति तो आप कह सकते हो कुछ भी, हाँ, प्रोसेस कह दो। देखो भाई, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको, फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे तो मोस्टली ऐसे लिखा जाता है E बराबर 1 प्लस डेल, जबकि ये उचित नहीं होता, ये प्रॉपर नहीं होता, लेकिन ऐसे लिखा है ना E इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, जब ये उचित होता है कि भाई ये इसके इक्विवेलेंस है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि भाई ये वाला यूज करते हो, एक बराबर वाला यूज करते हो, ये इतना उचित नहीं होता, ये वाला हमें मानना होता है। देखो, जब भी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था और आज भी हम एक ही एग्जांपल देंगे, गन्ने की मशीन वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो, एक छोटी मशीन और एक बड़ी मशीन है, और दोनों ही गन्ने का जूस निकाल रही हैं, और एक गिलास की कीमत दोनों के पास कितने रुपए है? 10 रुपये है। कितने रुपए? 10 रुपये। अब आप छोटी मशीन के पास जाओ या बड़ी मशीन के पास जाओ, आपको 10 रुपये का ही गिलास मिलेगा, वो भी किसका? गन्ने के जूस का गिलास। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चला कि भाई
ये छोटी वाली मशीन है और ये बड़ी वाली मशीन है। ये छोटी वाली मशीन और ये बड़ी वाली मशीन है। दोनों का काम क्या है? गन्ने का जूस निकालना। दोनों का काम क्या है? 10 रुपये का गन्ने का जूस निकालना। चाहे तो छोटी मशीन पे चले जाओ, चाहे बड़ी मशीन पे चले जाओ। तो दोनों का काम कैसा हो गया? बराबर बराबर। दोनों का काम कैसा हो गया? बराबर बराबर। क्या दोनों बराबर मशीन है? क्या नहीं है। वो छोटी मशीन है और वो बड़ी मशीन है। यानी कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंस होते हैं, तर्क संगत तुल्य होते हैं, लेकिन आपस में बराबर नहीं होते। बराबर कब होंगे? जब मशीन थी छोटी और एक मशीन थी बड़ी, उसमें भी हमने गन्ना डाला और उसमें भी गन्ना डाला और दोनों से निकला जूस। तो मान जो निकला है ना, दोनों से एक एक गिलास मान निकला है। दोनों से एक एक गिलास मान निकला है, तो वो मान जो है वो मान बराबर बराबर है। वो मान कैसा है? बराबर बराबर। तो ये ऑपरेटर्स हैं, ये तर्क संगत तुल्य हैं, लेकिन ये मान कब बराबर होंगे? जब इस पर कोई भी फलन डाला जाए। ये जो मशीन है या ये जो ऑपरेटर है वो फलन पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? फलन पर। अगर मैं अब यहाँ पर फलन डाल दूँ दोनों तरफ, इसमें भी फलन डाला, इसमें भी फलन डाला, दोनों ऑपरेटर जो हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं वो फलनों पे काम कर रहे हैं। इसमें भी मैंने फलन डाला, इसमें भी फलन डाला। फलन डालने के बाद आपने देखा इसकी एक वैल्यू निकली, इसकी एक वैल्यू निकली। ये वैल्यू आपस में क्या होंगी? बराबर बराबर। मशीन आपस में बराबर नहीं होंगी, लेकिन मशीनों में जो इनपुट डालने के बाद सेम इनपुट अगर आपने डाला, दोनों में सेम इनपुट डाला है तो सेम ही आउटपुट निकलेगा। सेम इनपुट डाला है तो सेम ही आउटपुट निकलेगा। फिर उस केस के अंदर ये बराबर हो जाते हैं। यदि ऑपरेटर पर अगर आप दोनों ओर फलन लगा देते हो तब आप बराबर का साइमल यूज करेंगे। अगर फलन नहीं लगाते हो तो फिर तर्क संगत तुल्य वाला, लॉजिकली इक्विवेलेंस वाला साइमल आप, कॉन्ग्रुएंस वाला आप साइमल क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है। फिर भी एग्जाम पेपर में लिखा जाता है तो आप फिर ये मान के चलेंगे, नहीं तो ये आपका राइट होता है हमेशा। ठीक है भाई। अब हमने क्या कहा? ऑपरेटर क्या है? एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे फंक्शन के मान में इंक्रीज, डिक्रीज या फलन के मान को विस्थापित यानी कि शिफ्ट किया जाता है। और हमें वही 4-5 ऑपरेटर पढ़ने होते हैं और 4-5 ऑपरेटरों से एग्जाम पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा ही मिलेगा। कॉलेज लेक्चरर का अगर कोई एग्जाम देता है तो कॉलेज लेक्चरर में 3 या 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं ऑपरेटर से। टोटल 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे एनए से कॉलेज लेक्चरर में। कॉलेज लेक्चरर में मैंने पहले भी बताया था कि भाई 150, 300 क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस लगभग यही होता है, 2-4 पेपर अलग होते हैं एमएससी वाले। तो जब सिलेबस यही है, अब 300 क्वेश्चन हो गए, यहाँ आपको 130 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ 300 क्वेश्चन आते हैं। तो 300 क्वेश्चन का बंटवारा कम से कम 10-10 से हम क्या होगा? 10-10, 12-12 क्वेश्चन से क्या होगा? तो वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर भी अब ये प्रोसेस बढ़ा दी गई है, 8-8, 7-7 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हमने बता दिया सबसे पहले संकारक। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम, सबसे पहला पढ़ेंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर को बोलते हैं अग्रांतर संकारक। अग्रांतर संकारक यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर अंतर इतना सा है, जैसे कि यहाँ आप एनए पढ़ते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर, तीनों में डिफरेंस देख लो कितना सा है। यहाँ अगर आप एनए पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सेम है, लेकिन सेकंड ग्रेड में अंतर समीकरण का पोर्शन जुड़ जाता है, फर्स्ट ग्रेड में अंतर समीकरण नहीं है। कॉलेज लेक्चरर में कितना है? कॉलेज लेक्चरर में भी अंतर समीकरण नहीं है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर में जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का एनए खत्म होता है, वहाँ से उससे थोड़ा सा आगे और है। गॉस विलोपन वगैरह ये विधि भी आपके सिलेबस के अंदर दी हुई है। गॉस सीडल, गॉस विलोपन, आयलर विधि, रुंगे कुट्टा मेथड, ये जो हैं ये भी आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है भाई। यहाँ से अग्रांतर संकारक देखो भाई, यदि x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h डॉट 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 a प्लस NH के संगत फलन के मान
एफ ए प्लस एच डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच है, भाई फलन के मान है। फलन में सबसे पहले क्या डालनी पड़ती है, वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाली, जैसे कि x की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच। सभी का अंतराल कैसा है, समान है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, h। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, h। और लास्ट वाले से पिछले वाले के बीच में भी अंतर कितना होगा, h। ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर या बैकवर्ड ऑपरेटर जो लगते हैं वो समान अंतराल के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हो, समान अंतराल के लिए। यदि x बराबर ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच के संगत फलन के मान एफ ए प्लस एच डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच हैं, तब प्रथम अग्रांतर, तब प्रथम अग्रांतर वो भी ए का निकाल रहे हो है ना, डेल एफ ए। अग्रांतर संकारक को डेल से व्यक्त किया जाएगा। ये जो ऑपरेटर यूज कर रहे हो ना, इसको डेल से व्यक्त करोगे, डेल। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस के अंदर, वेक्टर में ऐसे डेल बनाया था, जबकि उल्टा वाला डेल नेबला बोला जाता है। ठीक है, वह डेल कह रहे थे, तो किताब में भी लिखा हुआ तो डेल यूज कर रहे थे, बट वेक्टर लगा आएगा वहाँ तो, क्योंकि वेक्टर यहाँ उचित नहीं लगेगा आपको लगा हुआ, ऐसे वेक्टर ऐसे लिखा आता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो अग्रांतर संकारक होगा इसे हम डेल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हो, डेल से। इसको डेल बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको डेल बोला जाता है। अब डेल एफ ए बराबर क्या होता है, डेल एफ ए करता है कि आने वाला मान, अजय फलन का अगला वाला मान क्या होगा, एफ ए प्लस एच, और जाने वाला मान क्या है, एफ ए। डेल एफ ए प्लस एच, सॉरी, डेल एफ ए इक्वल टू होता है एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। कितना होता है, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। तो देखो कैसे निकलता है, जैसे कि ये तो आपकी एक्स अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये कोई भी आपका फलन चल रहा है। ठीक है भाई, ये कोई भी आपका फलन चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास ए है, अगला पॉइंट है ए प्लस एच। यहाँ पर आपका ए है, अगला पॉइंट है कौन सा, ए प्लस एच। प्लस से अगला पॉइंट कौन सा है, बोलो, ए प्लस 2h, डॉट 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 लास्ट वाला पॉइंट क्या है, बोलो, ए प्लस एन एच। इसके संगत फलन की वैल्यू जाएगी यहाँ पर, ए प्लस एन एच के संगत फलन की वैल्यू यहाँ, ए प्लस एच के संगत फलन की वैल्यू यहाँ जाएगी, ए प्लस 2h के संगत फलन की वैल्यू यहाँ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ए के संगत फलन की वैल्यू, ये बाई एक्स है और ये बाई है, और बाई बराबर कितना होता है, बोलो, एफ एक्स। एक्स अक्ष पर डोमेन और बाई अक्ष पर हमने ले लिया परिसर या कोडोमेन। यहाँ पर वैल्यू आएगी, बोलो, एफ ए डालोगे तो क्या आ रही है, एफ ए, और ए प्लस एच डाल रहे हो तो यहाँ पर कितनी आ रही है, बोलो, एफ ए प्लस एच। अब इसको क्या कहते हैं कि एफ, यानी कि ए से अगला मान क्या आता है, ए प्लस एच। इसके संगत फलन की वैल्यू क्या आती है, एफ ए प्लस एच, और ए पे वैल्यू कितनी थी फलन की, एफ ए। इन दोनों का जो अंतर होगा उसे हम क्या लिखेंगे, डेल एफ ए। इन दोनों का जो अंतर आएगा ना उसे हम क्या लिखेंगे, डेल एफ ए। कि एफ ए प्लस एच में से क्या घटा देंगे, एफ ए घटा देते हो। तो हमने क्या किया, आने वाला मान, आने वाला मान कौन सा है, ए प्लस एच। इस पे फलन की वैल्यू कितनी है, एफ ए प्लस एच। आने वाले मान के संगत फलन की वैल्यू में से अपने मान के संगत फलन की वैल्यू घटा देते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये डेल लगा हुआ है ना, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ए, तो ए पीछे आएगा। कहाँ आएगा, ए पीछे, और इससे पहले कौन आएगा, ए से अगला वाला मान, ए प्लस एच। क्या आएगा, इससे अगला वाला मान, ए प्लस एच। इसे कहते हो आप कौन सा संकारक, प्रथम अग्रांतर संकारक, डेल एफ ए।
या डेल प्रथम अग्रांतर हो जाएगा, डेल स्क्वायर द्वितीय अग्रांतर हो जाता है, डेल क्यू तृतीय अग्रांतर हो जाता है। कोई समस्या? बोलो। ठीक है भाई, आने वाली फलन की वैल्यू में से अपनी वैल्यू घट जाती है। यहाँ ध्यान रखो, जिसके साथ डेल लगा हुआ है वो घटेगा, ए के साथ लगा हुआ है तो एफ ए ही घटेगा, और आने वाली वैल्यू क्या होगी? एफ ए प्लस एच। ठीक है, द्वितीय अग्रांतर संकारक लिखो, ये तो प्रथम हो गया, अब लिखेंगे द्वितीय। द्वितीय अग्रांतर संकारक, अजी सेकंड लिखो। सेकंड आएगा अब आपका डेल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? डेल स्क्वायर एफ ए। ठीक है भाई, अब देखो दो बार डेल लगेगा, कितनी बार लगेगा? दो बार। तो पहले तो एक डेल ऐसे ही छोड़ दिया, एक डेल ऐसे लगा दिया हमने ए पर। अजी इसको तो आप जानते हो, अभी लगाया है। डेल क्या करता है? आने वाली वैल्यू कौन सी है इसकी? एफ ए प्लस एच। आने वाली वैल्यू में से अपनी वैल्यू घटा देगा, एफ ए प्लस एच में से क्या घटा देता है? एफ ए। फिर से दोनों पे अलग अलग डेल लग जाएगा, दोनों पे लगा दो भाई, तो डेल अब आपका एफ ए प्लस एच हो गया। फिर डेल आपने इस पे लगा दी। हाँ जी, अब ये क्या करेगा बोलो? आने वाली वैल्यू, इससे अगली वैल्यू कौन सी आएगी? डेल इस पे लगा रहे हो तो ए प्लस टू एच, और अपनी वैल्यू क्या है इसकी? एफ ए प्लस एच। आने वाली वैल्यू में से अपनी वैल्यू माइनस का एफ ए प्लस एच। इधर देखो, ये क्या है? डेल एफ ए। डेल एफ ए यानी कि आने वाली वैल्यू कितनी होगी? एफ ए प्लस एच। माइनस पहले ही लगा हुआ है तो माइनस ही हो जाएगा, और अपनी वैल्यू क्या आएगी? माइनस का एफ ए, लेकिन माइनस पहले ही लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हो तो ये कितना हुआ बोलो? ये हो गया अब आपका एफ ए प्लस टू एच। अभी एक और एक कितना हो गया बोलो? दो। और इधर से आ गया आपका एफ ए। ये हो गया अब हमारे पास किसका मान? डेल स्क्वायर एफ ए का, डेल स्क्वायर एफ ए का। ये आ जाता है हमारे पास द्वितीय अग्रांतर संकारक। पिछली बार मैंने जब पढ़ाया था एक प्रॉपर्टी खूब याद कराई थी, 14,641। अगर होल पावर 4 लगी हुई हो तो 14641। इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन थे 14,641। अगर वैसे खोलते तो बहुत टाइम लग जाता। आपको याद है 14,641, तो उनके गुणांक 14641 आएंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सेकंड ग्रेड 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक नहीं था 2 क्वेश्चन थे। और सब कुछ याद कराने के बाद भेजा था मैंने पिछली बार जो एनए पढ़ाई थी बच्चों को सभी को, कि भाई सभी याद करना, और क्लासरूम के अंदर ही मैंने याद कराई थी। अभी देखेंगे, आप स्वयं कर देंगे इन क्वेश्चंस को, कि जो आपने शायद एक वो छोड़ दिया होगा, जैसे μ4 वाला था, सफिक्स में लगा हुआ था सब स्क्रिप्ट में, वो तो खैर डिलीट ही हो गया। एक और क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन थे इस प्रकार के। अब कैलकुलेशन बेस्ड पेपर तो दिया था थोड़ा सा थ्योरी वाले क्वेश्चंस में भी, बट अगर थोड़ा सा ज्ञान होता है तो उसका सही सही सदुपयोग हो जाता है, ज्ञान नहीं है तो उपयोग नहीं होगा। एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच प्लस का एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच प्लस का एफ ए। ठीक है भाई, पहला तो क्या है, रटो मत भले, देखो मैं याद करना सिखा दूंगा। डेल है, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए होता है। ठीक है, फिर डेल स्क्वायर है 2 है, तो देखो 2 एच से स्टार्ट हुआ है, फिर एक एच कम हो गया, फिर एक और एच कम हो गया, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव क्रम। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, 1 2 1। ये लिख लिया ना सभी ने? पहले तो इसे लिखो, लिख लिया। क्वेश्चन गलत मत करने दो हमेशा।
प्रयास करो कि आपका क्वेश्चन एक ही बार में सही हो। अगर या तो एग्जाम पेपर में उस क्वेश्चन को छेड़ो ही मत देखने के बाद, अगर छेड़ते हो तो फिर प्रयास करो कि उसका आंसर निकले एक ही बार में, भले स्पीड थोड़ी कम हो जाए, 1 मिनट की जगह 1 मिनट 20 सेकंड में आंसर आ जाए, पर आंसर आ जाना चाहिए अगर छेड़ दिया है तो। क्योंकि छेड़ने के बाद 30 सेकंड खराब कर दिए और 30 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरे का आंसर आ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन छेड़ दिया तो उसे भले आराम से कर लो, पर क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप तो आकलन करके चलोगे 80 क्वेश्चन पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो, भाई 1 मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से मिलते हैं आपको, यही तो होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से मिलता है। क्वेश्चन आते हैं 150, अब किसी किसी क्वेश्चन के अंदर मान के चलो आपको 1.5 मिनट भी लग जाती है, तो 80 क्वेश्चन तक पहुंचना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर थोड़ी सी स्पीड तो मेंटेन करना, आप तो 1 मिनट से कम का ही उपयोग करो। जैसे अलजबरा है, रियल के क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो या कुछ पुराने क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको तो कम समय में ही करना होता है आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके टाइम लगाते हैं, तो उनमें टाइम लगता ही लगता है। एनए में कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है आपको करने में, और 10 मिनट में अगर आपके 8 क्वेश्चन सही होते हैं तो कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि 60 तक आपको पहुँचना था कम से कम मिनिमम। अब देखिए ये लिख लिया ना, क्रमचय संचय सभी पढ़ते ही हैं, और क्रमचय संचय में आप एक त्रिभुज पढ़ते हो, पास्कल त्रिभुज, पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज, पास्कल त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि इधर एक लिखो, इसके दोनों साइड एक एक बढ़ा दो, बढ़ा दिया, इधर एक लिखा है, इसके दोनों साइड एक एक बढ़ा दिया, फिर इसके साइड भी एक एक बढ़ा दो, और इन दोनों का जोड़ बीच में लिख दो, 1 और 1 2, फिर इसके आगे पीछे एक एक फिर से बढ़ा दो, फिर इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 3, और इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 3, यहाँ लिख दो, फिर इनके आगे पीछे एक एक और बढ़ा दो, फिर इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 4, इनका जोड़ 6 और इनका जोड़ 4, फिर एक एक और बढ़ा दो, 4 और 1 5, ये 10, ये 10, 5 और 1, इससे बड़ा जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती होल पावर 5 से, ठीक है। अगर आपने कभी खोला हो तो देखो a प्लस बी की पावर 0 को खोलो, वो कितना आएगा, ठीक है। एक a प्लस बी की पावर 1 को खोलो तो कितना आएगा a प्लस बी, तो बताओ इसका गुणांक भी 1 है और इसका गुणांक भी 1 है। एक खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब इसके गुणांक बोलो कितने, 1 2 1, एक खोलो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस का v क्यूब। इसके गुणांक बोलो कितने, 1331, 1331, याद किया करो गुणांकों को सीधा ही, 1331 1331। और ये दूसरा केस ये है कि जो घातों का जोड़ है वो हमेशा 3 होगा, कितना होगा 3, पहले a की पावर 3 है, फिर a की 1 कम कर दो, 2 बची, तो 1 भी बढ़ाना पड़ेगा, 2 और 1 3, फिर a की 1 और कम कर दो, फिर b की 2 बढ़ा दो, 2 और 1 3, फिर b की पूरी बढ़ा दो 3, घातों का जोड़ 3 होना चाहिए। अगर अब हम a प्लस बी का होल पावर खोलते तो इसके गुणांक होते 14641, यानी कि a4 प्लस 4 a क्यूब v 6, तो 4 a स्क्वायर v स्क्वायर, फिर आपका आएगा 4, अब a v क्यूब, और लास्ट में आएगा 1 v4, 14641। इस प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन थे एनए में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेकंड ग्रेड 2022 में, एक नहीं कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। जब मैं कराऊंगा आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान थे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होती है। अब आपको ये वाला फॉर्म याद है 14641, तो डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल सकते थे, बस कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन याद नहीं है तो कैलकुलेशन आपसे नहीं हो सकती, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है।
अगर a प्लस बी के होल 5 के गुणांक आएंगे तो 15, 10, 10, सॉरी 1, 5, 10, 10, 5, 1। आपको ये याद है, 4 तक याद कर लो, 14, 641, इसको बढ़ाना है, 1, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 5 और 1, तो डायरेक्ट हमारे पास गुणांक आ जाते हैं। क्रमचय संचय भी करते हो तो वहाँ पर भी ये उपयोग हो जाता है, सीधा ही सीधा। डायरेक्ट अगर a प्लस बी की होल पावर 5 तक भी आता है तो डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्रमचय संचय में जानते हो ना, एक निश्चित लिमिट तक बढ़ता है, फिर वो जैसे इधर के मान है वो इधर के मान आ जाते हैं, जो इधर के मान होते हैं वही आपके इधर के मान आ जाते हैं। मीडिएटर वाली वैल्यू बीच में होती है। अगर मीडिएटर में 2 वैल्यू आ रही हैं तो उनका दोनों का मान समान होगा, जैसे कि 3 3, या विषम था, 1 4 फिर 4 1 फिर 6 आ गया था। ठीक है भाई, इसे कौन सा त्रिभुज कहते हो आप, पास्कल त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे कि मुझे निकालना पड़ता है, इसी में पीछे चलता हूँ थोड़ा सा, डेल क्यू एफ ए निकालना पड़ता है, डेल क्यू, हाँ भाई डेल क्यू एफ ए निकालना पड़ता इसी प्रकार। अब ये मैंने बताया, इसके जो गुणांक थे वो आए हैं 1 to 1 प्लस माइनस में। अब उसके कितने आते हैं 3 पर, 1 3 3 1, 1331, 1331। अब ये 2 था तो 2 एस से स्टार्ट हुआ था, अब ये 3 है तो कितने एस से, 3 एस से। तो पहला एफ ए प्लस 3h कहाँ से स्टार्ट हुआ है बोलो, 3s से। फिर 1331 था ना, तो पहला गुणांक तो 1 हो गया, और दूसरा कितना था 3। अब एक और h कम हो जाएगा, a प्लस 2h बचेगा। 1331 था प्लस फिर माइनस, अल्टरनेटिव क्रम में चल रहा है, फिर क्या आएगा प्लस। 13 तो हो गया, अब 31 और लिखना है, अब एक और h कम कर दो, एफ ए प्लस एच, प्लस माइनस प्लस, फिर लास्ट वाला किसका आएगा, माइनस का। 31 है तो उसका गुणांक 1 आएगा, एक और h कम कर दो, h घटाते हुए चले जाओ, 3 था तो 3s से स्टार्ट हुआ था। डेल 4 एफ ए स्वयं लिख के बताओ, कोई समस्या भाई? उसके गुणांक याद हैं तो लिख दोगे आप, और नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो लिखेंगे ही कहाँ से। एफ ए प्लस 3h माइनस 3 एफ ए प्लस 2h प्लस 3 एफ ए प्लस h माइनस का एफ ए। डेल 4 एफ ए का स्वयं लिखो, उसके गुणांक कितने, 14 641, 14 641। उसके जो गुणांक है ना वो कितने, 14 641, 14641, 14641, 14641, 14641। ठीक है भाई, इस प्रकार ही चलता जाएगा, कोई समस्या? हाँ जी, एनवा बोलो, एनवा अंतर, डेल एन एफ ए। तो डेल एन माइनस 1 को तो पीछे छोड़ दो, एक डेल को आप एफ ए पे लगा दो, ये क्या करेगा बोलो, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए, डेल एन माइनस 1, ये कितना आएगा, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। कोई भी क्वेश्चन आता है ना एन में आ जाए पूरा, तो एन की वैल्यू रखकर ऑप्शन से सेटिस्फाई करा सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो पेपर में, जहाँ भी एन दिखाई दे जाए वहाँ तो ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो आप भले ही। डेल एन माइनस 1 एफ ए, आगे भी सॉल्व करते हुए जा सकते हो इनको, है ना। डेल का काम है आने वाली वैल्यू में से अपनी वैल्यू घटाएगा। डेल का क्या काम है, आने वाली फलन की वैल्यू में से अपने फलन की वैल्यू घटा देगा। ठीक है, डेल का काम यही है। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं हो तो आगे बढ़ें।
संकारक से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर का। 2 नंबर तो कटने नहीं चाहिए, और हो सकता है कि 2 मिल जाएं तो 4 नंबर का फ़ायदा हो जाता है। एक तो मिलेगा ही मिलेगा। सिलेबस में नाम से दिया हुआ है ऑपरेटर्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ऑपरेटर्स। ठीक है भाई, ये लिख लिया। पास्कल त्रिभुज लिख ही लिया होगा सभी ने, नहीं लिखा? लिख लो इसको, भूल जाते हो फिर बार 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 बार। अब तो याद है, अब तो मैंने बता दिया, लेकिन 25 दिन बाद कॉपी पढ़ेंगे तो फिर यही सोचेंगे कि गुणांक कैसे आए। देखो त्रिभुज बनता चला जाता है, इन दोनों का जोड़ यहाँ रहा है, इन दोनों का जोड़ ये 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 वाला आता है, इन दोनों का जोड़ ये वाला आता है, इन दोनों का जोड़ ये वाला आता है, और इन दोनों का जोड़ ये वाला आता है। अब देखो त्रिभुज बनते चले जाते हैं, या ये बड़ा वाला त्रिभुज बनता हुआ चला जाता है, तो इसे ही आप कौन सा त्रिभुज कहते हो? पास्कल त्रिभुज कहते हो। देखो ठीक है भाई, इसे कौन सा त्रिभुज कहते हो? पास्कल त्रिभुज कहते हो। कोई समस्या? बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? आने वाले मान में से अपना मान घटा दे तो डेल एफ ए, और अपने मान में से पिछला घटा दे तो फिर नेवला एफ ए, यानी पश्चांतर ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, और जितने एच लगे हुए उतने मान से शिफ्ट कर दे, जितनी पावर है उतनी एच से शिफ्ट कर दे तो शिफ्टिंग ऑपरेटर हो जाता है। वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले तो ये लिखो, पास्कल त्रिभुज लिख लिया? हाँ जी, हाँ। देखो एन है, इसको एक बार तोड़ दिया, क्या ये वाला एक डेल को ऑपरेट कर दिया, टोटल डेल कितने थे? n-1, और डेल एफ ए तो जानते हो, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। अब इसको इस पे ऑपरेट किया, फिर इसको इस पे ऑपरेट किया, अलग अलग। ठीक है, हो गया ना क्लियर? नहीं हुआ? कहाँ से क्लियर नहीं हुआ? कहाँ से? ये वाला देखो, डेल की पावर n होता है, डेल को तोड़ सकते हो कि नहीं? n-1 इंटू डेल। कौन सा? हाँ हाँ, तो ये बराबर आएंगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो वही कंडीशन बन जाएगी ऊपर वाली, ये वाली। या फिर खोल सकते थे NC0 एफ ए प्लस NH NC1, इस फॉर्म में आप खोल सकते थे, प्लस माइनस वाली टर्म में। अजय ये लिख लिया ना सभी ने? इसके बाद लिखेंगे आप, लिख लिया ना, अग्रांतर सारणी टेबल, फॉरवर्ड टेबल। अग्रांतर सारणी कैसे बनाते हैं, या फॉरवर्ड टेबल। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर आपसे आएंगे तो ही एनए में आगे बढ़ पाएंगे, ऑपरेटर नहीं तो एनए में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज़ माइंड में रख लो पहले तो। अग्रांतर सारणी देखो, यहाँ पर x के मान है और यहाँ पर fx के मान है। यहाँ पर तो x के मान है और यहाँ पर किसके मान है बोलो? fx के। x का मान चल रहा है, सपोज कि थोड़ी बड़ी टेबल बनाना है ना। x का मान पहला कितना था? a। अगला मान क्या था बोलो? a प्लस एच। अगला क्या था? और फिर था a प्लस 3h।
इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, है ना, डॉट 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 करके जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। अजय इसके संगत फलन की वैल्यू बोलो कितनी आई है, एफ ए। कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर होता है, कॉलेज लेक्चरर के पेपर में भी अगर पुराने पेपर उठा के देखो, एक आध क्वेश्चन टेबल बना के दे देता है एग्जामिनर। तो हो सकता है कि आपको टेबल बना के दे दे और डिजिट लिख के दे दे, अज्ञात डिजिट का मान पूछ ले, तो आपको आना चाहिए एफ ए प्लस एच। इसके संगत फलन की वैल्यू क्या आएगी बोलो, एफ ए प्लस 2h। इसके संगत फलन की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस 3h, और आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई। अब पहला निकलेगा डेल एफ एक्स। हाँ जी, हमेशा जब भी निकालोगे ना आप, देखो इसमें से इसको घटाया जाता है, पीछे वाले में से आगे वाला घट रहा है, तो घट कौन रहा है पीछे, एफ ए। जो पीछे घटेगा वो डेल के साथ आएगा, डेल के साथ लिखना है तो ये आएगा डेल एफ ए। डेल एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। सही बात है कि इसमें से ये घटा है, अब इसमें से ये वाला घटेगा तो पीछे कौन घटा है, ए प्लस एच, तो ये आएगा डेल एफ ए प्लस एच। और बीच में लिखना है इस मान को, इन दोनों के बीच में आता है ये मान, इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। ये कितना आएगा बोलो, एफ ए प्लस 2h और माइनस का एफ ए प्लस एच, इन दोनों के बीच में आएगा। टेबल थोड़ी बड़ी बनाना, फिर बार बार कह रहा हूँ इधर की साइड में स्पेस बचना चाहिए। ठीक है, अब हमारा तो बोर्ड छोटा बड़ा हो सकता है, हैं? कोशिश कर रह जाए शायद। आज इसमें से इसको घटा दो, ये क्या आएगा बीच में लिखो, डेल, पीछे कौन घट रहा है, ए प्लस 2h, तो इसके साथ ही आ जाएगा डेल ए प्लस 2h। आने वाला मान कौन सा था, ए प्लस 3h। जाने वाला मान कौन सा था, ए प्लस 2h। जो जाने वाला मान है उसके साथ डेल आ जाएगा, और आगे भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई। पढ़ने के बाद एक और बना के बता देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा। नहीं, देखो अब ये जो वैल्यू निकली है वो किसकी आई है, डेल एफ ए प्लस एच की। ये किसकी आई है, डेल एफ ए की। अब अगला निकलेगा डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो अब इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटा दो, तो बीच में लिखो, अब क्या आएगा, पीछे कौन घट रहा है वो देखो पहले, तो पीछे कौन घट रहा है, डेल एफ ए। डेल एफ ए प्लस एच में से डेल एफ ए घट रहा है, तो पीछे एफ ए ही है ना, तो यहाँ डेल स्क्वायर एफ ए हो जाता है। तो क्या आएगा बोलो, डेल एफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ए। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, बीच में लिखो, ये क्या आएगा, पीछे कौन घट रहा है बोलो, एफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। ये कैसे निकलेगा, डेल एफ ए प्लस 2h में से कौन घटा है, माइनस डेल एफ ए प्लस एच घटा है। यही तो आ रहा है। अगर इससे अगली भी निकालनी होती तो इसमें से इसको घटाते, तो अब डेल क्यू एफ ए आता, कितना आता, डेल क्यू एफ ए। तो यहीं तक बना लो अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो। बीच में लिखा करो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको इसको लिखना है। देखो ये जो टेबल होती है ना, देखो एफ ए इस प्रकार बढ़ती है,
देखो नीचे की तरफ बढ़ती है, देखो किसकी तरफ बढ़ रही है, इसकी जो लाइनिंग है ना वो नीचे की तरफ चलती है इस प्रकार। दूसरे के संगत ये आएगा, दूसरे की लाइनिंग इस प्रकार चलेगी इससे नीचे, तीसरे की लाइनिंग इससे भी नीचे चलती जाएगी नीचे की तरफ, और पक्षांतर टेबल में ऊपर की तरफ। घटाते सेम ही है, बैकवर्ड ऑपरेटर में भी घटाएंगे सेम ही, लेकिन डायरेक्शन जो होगी उसकी ऊपर की तरफ हो जाती है और इसकी डायरेक्शन हो जाती है आपकी नीचे की तरफ। डायरेक्शन जो है इसकी किसकी तरफ हो जाती है, नीचे की तरफ होती है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होती है। हो गया ना। डेल तो कहा कर है, डेल फॉरवर्ड है तो आने वाले मान में से अपना मान, और नेबला जो है वो बैकवर्ड है तो अपने मान में से पिछला वाला मान, वो पीछे वाला मान घटाता, अपने में से पिछला, वो आने में से अपना, मतलब बीच में खड़ा है सेंटर में एक मान एफ ए। इससे आगे कौन सा आएगा, एफ ए प्लस एच। इससे पीछे कौन सा होगा, एफ ए माइनस एच। आने वाले में से अपना जाएगा तो डेल, और अपने में से पिछला जाएगा तो नेबला। क्या होगा, नेबला, यानी बैकवर्ड ऑपरेटर। अगर डेल क्यू एफ एक्स बनाना होता यानी डेल क्यू एफ ए, तो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल स्क्वायर एफ ए घट जाता। डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से क्या घट जाता, डेल स्क्वायर एफ ए घट जाता। कोई समस्या नहीं है ना। पहले इसको लिखो, लिख लिया। अब एडिंग डालेंगे, पश्चांतर संकारक बैकवर्ड ऑपरेटर, पश्चांतर संकारक, ये लिख लिया ना सभी ने। पश्चांतर संकारक बैकवर्ड ऑपरेटर, अभी तो एक ही पढ़ा है ना, अभी आप दूसरा पढ़ रहे हो, या पॉइंट मत डालो भले। पश्चांतर संकारक, वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है। उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हो, इसको नेबला से रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज डिनोटेड बाई नेबला। किससे निरूपित करते हो इसको, बोलिए नेबला से। ठीक है भाई, नेबला इसको बोला जाता है। उसमें तो डेल में तो चोटी ऊपर की तरफ आती है, और नेबला वाले में इसकी जो डेल की चोटी वो नीचे की तरफ आती है, इस तरफ उसकी जो चोटी है। देखिए भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या करता है, तो वही वाले केस हैं जैसे कि एफ ए एक्स बराबर ए माइनस एच ए, इनके संगत फलन की वैल्यू आपको पता हो। तो देखो किस प्रकार, तो प्रथम पश्चांतर संकारक, प्रथम ऐसे द्वितीय ऐसे तृतीय, प्रथम पश्चांतर संकारक होगा। हाँ तो देखो क्या लगाएंगे आप लगा देंगे नेबला, ए पे लगाया, किस पे लगाया, एफ ए पर। अब मैंने बताया कि ए अपने मान में से अपने पिछले वाला मान घटाएगा। अपना मान क्या है इसका, बोलो एफ ए। पिछला वाला मान क्या है, ए से पीछे वाला मान क्या होगा, बोलो भाई। ए से पिछला वाला मान क्या होगा, ए माइनस एच। ए माइनस एच से पिछला मान क्या होगा, ए माइनस टू एच। ए माइनस टू एच से पिछला मान क्या होगा, ए माइनस थ्री एच, क्योंकि समान अंतराल के लिए। किसके लिए, समान अंतराल के लिए।
तो ये अपने में से पिछला घटाता है। तो यहाँ जो एफ ए लिखा हो ना, नेबुला के साथ लिखा हुआ है, तो एफ ए पहले आएगा, फिर इससे पिछला वाला मान आएगा। इसी प्रकार द्वितीय पक्षांतर, हाँ जी, द्वितीय पक्षांतर सेकंड निकालो। अब क्या आएगा, नेबुला स्क्वायर एफ ए। एक नेबुला को ऐसे ही छोड़ दो, दूसरे नेबुला को एफ ए पे लगा दो, लगा दिया। अजी अब ये क्या करेगा, एक नेबुला को ऐसे ही छोड़ दो। अजी ये क्या करता है, नेबुला अपने मान में से, अपना तो एफ ए है, और पिछला मान घटा देता है। पिछला क्या है, एफ ए माइनस एच। अब नेबुला दोनों पे फिर से ऑपरेट हो जाएगा, नेबुला एफ ए माइनस नेबुला एफ ए माइनस एच। जी अभी नेबुला एफ ए क्या करेगा, फिर से बताओ, अपने मान में से अपना पिछला मान घटा देगा, अपने मान में से अपना पिछला मान घटा दिया। ये क्या करेगा बोलो, अपने मान में से अपना पिछला घटाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इससे पिछला क्या आएगा बोलो, ए माइनस टू एच। अब देखो, एक माइनस का दो हो गए माइनस के, एफ ए माइनस का दो एफ ए माइनस एच, और प्लस का एफ ए माइनस टू एच। ये आया है आपके पास नेबुला स्क्वायर एफ ए की वैल्यू। अब भाई देखो गुणांक, देखो इसके गुणांक कितने आए, प्लस माइनस में चल रहे हैं, 1 to 1, तो अगले के कितने आएंगे, 1331, 1331। लेकिन वहां पर हमारा स्टार्ट हुआ था जैसे डेल स्क्वायर था तो a प्लस टू एस से, लेकिन ये a से स्टार्ट हुआ है, फिर घटता हुआ चला गया, यहाँ भी घटता हुआ चला गया, वहां भी घटता जाता है, लेकिन a प्लस टू एस से स्टार्ट होता है। डेल क्यू निकाला था तो a प्लस थ्री एस से स्टार्ट हुआ था, तो वो a से होगा, फिर एक घट जाएगा, दो है तो 2s तक घटा है, डेल क्यू लगाएंगे तो 3s तक घटेगा। कितने s तक, 3s तक। तो इसी प्रकार आप नेबुला क्यू निकालो भाई, नेबुला क्यू, हाँ जी, नेबुला क्यू एफ ए। देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से ही होगा ना, 1331 आते हैं, तो फिर माइनस का आएगा 13, अब एक और एच घटा दो, ए माइनस एच, फिर प्लस का आएगा 3, फिर एक और एच घटा दो, ए माइनस टू एच, 1331। अब फिर माइनस का आ जाएगा एफ ए माइनस थ्री एच, ए माइनस थ्री एच। अब 4 को आप लिख कर दिखाओ भाई, नेबुला 4 एफ ए को आप लिख के दिखाएंगे, नेबुला 4 एफ ए को आप लिख कर दिखाओगे। उसके गुणांक कितने आएंगे बताना, 14,641। और कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ ए से, और कहाँ तक घटेगा, एफ ए माइनस 4 तक। हल्के में मत लिया करो, छोटे छोटे पेपर दे रखे होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब आते हैं इनमें से। स्पेयर कौन सिलेंडर वाली जो सीट है ना, सेकंड ग्रेड में भी 8 थी और फर्स्ट ग्रेड में भी 8 थे, वहां से दोनों से 8-8 क्वेश्चन थे। स्पेयर कौन सिलेंडर जो 3D का पेपर है बीएससी वालों का, एक कुछ नहीं, एक स्पेयर था, एक कौन था, एक सिलेंडर था, 3 टॉपिक थे, तीनों में से 8 क्वेश्चन थे। और जहाँ पूरा सिलेबस बिखरा पड़ा है 3D का, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन थे लास्ट। ये चीज़ होता है, एक तो लीस्ट डिस्टेंस का था और एक और था फर्स्ट ग्रेड में, एक रेखा का समीकरण निकलवाया था टी के पदों में देकर। 3D के वहाँ तो ज़्यादा थे, फर्स्ट ग्रेड में तो ज़्यादा थे, मैंने तो बीएससी वाली की कह रहा हूँ, स्पेयर कौन सिलेंडर्स की, दोनों में कॉमन 8-8 क्वेश्चन। ये लिख लिया ना, समझ में आ गया। अपने मान में से अपना पिछला मान घटा देता है, ठीक है भाई, अपने मान में से अपना पिछला मान घटा देता है, इसे क्या तो आप क्या, पक्षांतर संकारक। थर्ड लिखेंगे विस्थापन संकारक।
ज़्यादा नहीं है वैसे इसमें, 6 संकारक हैं टोटल। टेबल में तो क्या है, वो पीछे ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनती है। टेबल बनाओगे, देखो पश्चांतर सारणी, ये जरूर नहीं है कि ए माइनस एच में ही लिखो, है ना, किसी में भी लिख सकते हो, उसी में बना लो भले, फॉरवर्ड वाले में एक्स एफ एक्स, एक्स एफ एक्स। तो एन का लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है, डेल एन नहीं लिख सकते, कोशिश किया करो। नेवला एन एफ ए, नेवला एन माइनस वन, नेवला एफ ए लिख सकते हो आप इसे। ये क्या करेगा, नेवला अपने मान में से अपने से पिछला मान घटा देगा, अपने मान में से अपना पिछला मान घटा देगा, तो ये हो जाता है नेवला एन माइनस वन एफ ए माइनस नेवला एन माइनस वन एफ ए माइनस एच। बोलो कोई डाउट नहीं है? पश्चांतर टेबल बना रहे हो तो वही वाला केस अप्लाई कर सकते हो, एक्स एफ एक्स, एक्स एफ एक्स, 2-3 ही बता देता हूँ, है ना, ज़्यादा क्या करेंगे। इसके संगत सपोज कीजिए ए है, अगला पॉइंट क्या है, ए प्लस एच, जरूर नहीं कि माइनस वाली पदों में लिखो, फिर अगला क्या है, ए प्लस 2h, किसी में आ जाए वो तो क्या दिक्कत है, ए प्लस 3h। इसके संगत फलन की वैल्यू बोलो क्या आएगी, एफ ए प्लस 2h, घटाओ सेम सेम घटाओ, ये ए प्लस 2h है, ये ए प्लस एच है, और ये एफ ए प्लस 3h। देखो इधर आ जाओ, अब मैं लिखूंगा नेवला एफ ए। देखो सुनो, नेवला एफ ए, एक चीज ध्यान रखो, इसमें से इसको घटा रहा हूं, ये मुझे बताओ नेवला एफ ए आएगा कि क्या आएगा? ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं यहां लिखूं तो यहां इसमें से इसको घटाया है, अपने मान में से पिछला मान घटाओ तो नेवला एफ ए आता है, अपने मान में से। तो अब अपना मान क्या है इसका बोलो, तो क्या लिखा जाएगा इसे, नेवला एफ ए प्लस एच। सही बात है, अगर नेवला एफ ए प्लस एच निकालते तो क्या करते, ये अपने मान में से, अपना मान क्या है इसका, एफ ए प्लस एच, अपने मान में से पिछला मान घटाता, पिछला मान क्या है इसका, एफ ए। बात समझ में आई ना, घटाया तो उसी की तरह है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखा जाएगा या तो डेल एफ ए, इसमें से इसको घटा दे, पीछे कौन घटा है, एफ ए, तो डेल एफ ए बोलो इसको, और या फिर पीछे ये घटा और पहले के साथ लिखना है तो नेवला बोलोगे। अगर इसमें से इसको घटा के लिख रहे हो, पहले के साथ लिख रहे हो तो नेवला, जिसमें से घटा रहे हो, और पीछे जो घटा है उसके साथ लिख रहे हो तो डेल, या तो डेल एफ ए लिखो या नेवला एफ ए प्लस एच लिखो। अब इसमें से ये घटा है, यानी कि अपने मान में से पिछला, तो ये आएगा बोलो कितना, नेवला एफ ए प्लस 2h, यानी कि अपना मान क्या है इसका बोलो, ए प्लस 2h, और पिछला मान क्या है इसका बोलो, एफ ए प्लस एच। कोई समस्या क्या? सेम कहाँ है, घटाया सेम है, ये बदल गए, घटाया सेम है, ये बदल गए। यूं देखे करो, पहले कौन लिखा हुआ है वो नेवला के साथ आएगा, और पीछे लिखा हुआ है वो डेल के साथ आता है। अगर मुझे डेल में लिखना होता तो डेल एफ ए बोलते, और नेवला में लिखा है तो नेवला एफ ए प्लस एच, या नेवला एफ ए प्लस 2h। अब मुझे बताओ,
नेबुला स्क्वायर निकालो, नेबुला का स्क्वायर, 2 स्टेप कर रहा हूं मैं ना। हाँ जी, अब इसमें से इसको घटाओ। अब अपना मान क्या है इसका, एफ ए प्लस 2 एच, तो ये क्या आएगा बोलो, नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस 2 एच। ये कैसे निकलेगा, अपना मान क्या है इसका बोलो, नेबुला एफ ए प्लस 2 एच, और पिछला मान क्या है बोलो इसका, नेबुला एफ ए प्लस एच। अपने मान में से पिछला मान घटाता हुआ चला जाता है। अब इस टेबल की खास बात ये होती है कि ऊपर की तरफ चलती है। किधर की तरफ चलती है बोलो, ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ जा रही है कि ना, देखो ए प्लस एच, ए भी ए प्लस एच, ए प्लस एच। अगली आएगी ए प्लस 2 एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 2 एच। ये ऊपर की तरफ जाती चली जाती हैं। अगली वो नीचे की तरफ आई थी, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। काटा नहीं है कहीं समझ लो कि सर ने काट दिया इसको। इनकी टेबल ऊपर की तरफ बनती है नेबुला वाली इस प्रकार, और डेल वाली टेबल बनती है इस प्रकार। उसकी डायरेक्शन ऐसे आती है और इसकी डायरेक्शन ऊपर आती है। घटाओ सेम, डायरेक्शन बदल दो उनकी। लिख लिया ना। लिख लिया क्या सभी ने, लिख लिया। लिखा नहीं, लिखो, लिख लो, लिख लो। लिख लेने दो 1 मिनट। इसके बाद शिफ्टिंग ऑपरेटर, विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक अर्थात शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर विस्थापन संकारक या फिर शिफ्टिंग ऑपरेटर शिफ्ट कर देगा वैल्यू को। जितनी ई की पावर होगी उतने ही मान शिफ्ट कर देता है। अगर ई की पावर पॉजिटिव है तो उतने ही एच मान आगे की तरफ, और ई की पावर जितनी नेगेटिव है उतने ही एच मान पीछे की तरफ विस्थापित कर देता है। ठीक है भाई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, विस्थापन संकारक और एक होता है प्रतिलोम विस्थापन संकारक, तो ई इनवर्स में आता है। विस्थापन संकारक शिफ्टिंग ऑपरेटर शिफ्टिंग ऑपरेटर इसको ई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है भाई, इसको कौन से साइंबल से डिनोट किया जाएगा, ई से। ठीक है भाई, अजय इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं।
मैंने क्या कहा, जितनी पावर होगी ना उतने ही आगे मान विस्थापित कर देता है। देखो ई एफ एक्स लगा हुआ होता ना, ई एफ एक्स, ई एफ एक्स, बोलो ई की पावर कितनी है, एक है, तो फलन के मान को एक मान आगे विस्थापित कर देगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। जितनी पावर है ना उतने ही मान आगे विस्थापित कर देता है। अगर होता सपोज दैट ई स्क्वायर, सेकेंड विस्थापन लगा रहे हो, तो कितनी पावर है, तो दो मान आगे विस्थापित कर देगा एफ एक्स के मान को, तो ये कर देगा एक्स प्लस टू एच। अगर इसी प्रकार चलते जाते ई की पावर एन होता तो ये करता एफ एक्स प्लस एन मान विस्थापित आगे एन एच। अगर ई की पावर 1/2 होता तो बोलो, तो आधा मान विस्थापित करता, जो x था ना उसमें कितना जुड़ जाता अब आपका h/2। इसी प्रकार ये आगे चलते जाते हैं। समझ में आया शिफ्टिंग ऑपरेटर, जितनी पावर उतने मान आगे विस्थापित, पॉजिटिव पावर हो तो, और नेगेटिव पावर हो तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विस्थापन संकारक, इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर। प्रतिलोम विस्थापन संकारक या इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, प्रतिलोम विस्थापन संकारक या इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, प्रतिलोम विस्थापन संकारक या इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर। ठीक है भाई, प्रतिलोम विस्थापन संकारक या इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर। कोई समस्या नहीं है ना, बढ़िया है। अब लिखो इसके बाद प्रतिलोम विस्थापन संकारक, उसमें कुछ नहीं है, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। प्रतिलोम विस्थापन संकारक, प्रतिलोम विस्थापन संकारक, इनवर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर, इसको किससे डिनोट करोगे, ई इनवर्स से। जैसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे, जैसे कि ई इनवर्स एफ एक्स लगा हुआ है, तो बताओ आगे की तरफ विस्थापित करेगा कि पीछे की तरफ, तो x माइनस एच हो जाएगा, है ना। अब ई की पावर -2 होता तो कितने मान पीछे की तरफ, दो मान पीछे की तरफ, एफ एक्स माइनस 2h हो जाता। इसी प्रकार ई की पावर -n होता तो n मान पीछे हो जाता, x माइनस एन एच, x माइनस एन एच हो जाता, x माइनस कितना हो जाता बोलो, एन एच हो जाता, x माइनस एन एच आपका हो जाता है, x माइनस एन एच आपका यहां से ये हो जाता। बोलो कोई समस्या किसी को नहीं है ना, यहां तक किसी को समस्या नहीं है। हाँ भाई, ई की पावर -1/2 होता तो -h/2 पीछे हो जाता, एफ एक्स माइनस h/2, एफ एक्स माइनस h/2। बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो आगे विस्थापित करता है, वो पीछे विस्थापित करता है, पॉजिटिव पावर हो तो, और नेगेटिव पावर हो तो पीछे विस्थापित हो जाता है, और पॉजिटिव हो तो आगे विस्थापित हो जाता है। ठीक है भाई, ये होता है आपका कौन सा ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर पढ़े हैं अभी आपने, एक तो पढ़ा है फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड और एक शिफ्टिंग। यहाँ शिफ्टिंग में 2 पार्ट हैं, जैसे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला। ठीक है भाई,
आगे की तरफ विस्थापित और एक होता है आपका पीछे की तरफ विस्थापित। 2-3 ऑपरेटर आपने पढ़े। ठीक है भाई, पहले प्रॉपर्टीज कराऊं, एक क्वेश्चन कराऊं? प्रॉपर्टीज कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस तो प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो जल्दी से जल्दी उनको अप्लाई करके। तो अब आप हेडिंग डालेंगे ई, डेल, नेबुला तथा डी में संबंध। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। ई, नेबुला, डेल तथा डी में संबंध। ई शिफ्टिंग ऑपरेटर, डेल फॉरवर्ड ऑपरेटर, नेबुला बैकवर्ड ऑपरेटर तथा डी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डी में संबंध। रिलेशन बिटवीन ई, डेल, नेबुला, डी। डी है ना, डी है अवकल संकारक बोलते हैं इसको। अवकल संकारक मतलब इसमें अवकलन होगा और क्या होगा? अवकल संकारक। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ई पे डेल लगा दो। ई पे क्या लगा दिया? डेल। या डेल पर ई लगा दो। दोनों कैसे होंगे? बराबर बराबर। यानी कि कौन सा गुणधर्म क्रम विनिमयता की पालना करते हैं? ई और डेल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पालना करते हैं ई और डेल। ई एंड डेल सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला गुणधर्म क्या हुआ? ई के साथ डेल लगा दो या डेल के साथ ई लगा दो, दोनों ऑपरेटर सेम वर्क करेंगे, वर्क सेम होगा। तो बराबर का निशान नहीं लगाया मैंने, इक्विवेलेंस का लगाया। ऑपरेटर है, फलन लग जाएगा तब दोनों बराबर आ जाएगी। अब प्रूफ तो कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलो नहीं है ना? याद कर लोगे इनको, है ना? दूसरी प्रॉपर्टी, ऐसी ई जो है वो नेबुला के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। ई जो है वो किसके साथ? नेबुला के साथ क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। तीसरा, भाई ई डेल के साथ कर रहा है, ई नेबुला के साथ कर रहा है, तो बताओ डेल ई इनवर्स के साथ करेगा कि नहीं करेगा? ई इनवर्स डेल, सॉरी नेबुला ही लिख दिया मैंने ना, तो नेबुला के साथ लिख लो पहले। नेबुला ई इनवर्स, ये भी क्रम विनिमय। चौथा, डेल ई इनवर्स बराबर ई इनवर्स डेल। ये तो मैंने चारों प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता वाली लिख दी। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी कौन सी लिख दी बोलो? क्रम विनिमयता वाली लिख दी। बताओ कोई समस्या? प्रूफ की कोई नीड है नहीं इनको तो, ठीक है भाई। ई डेल के साथ, अब ऐसे में थोड़ा सा प्रूफ रहता है। एक क्वेश्चन का प्रूफ कराता था मैं पहले, और 4 को ऐसे ही लिखता था। इससे पहले जब हमें नहीं पढ़ाते थे, अब आप मना कर रहे हो तो कोई समस्या ही नहीं। ई डेल के साथ या डेल ई के साथ, ई नेबुला के साथ या नेबुला ई के साथ, ई इनवर्स नेबुला के साथ या नेबुला इनवर्स के साथ, और डेल ई इनवर्स और इनवर्स डेल, ए सभी की सभी क्रम विनिमय गुणधर्म की क्या करती हैं? पालना करती हैं। कोई समस्या? अब देखो, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, अरे छोराओ, अरे छोराओ, अरे छोराओ। जब क्या हुआ, अब तो खैर क्या करोगे, अब इसको रहने दो। देखो, ई डेल का मान मुझे डेल ई के बराबर लाना है। अब ऐसे तो हमें पता नहीं क्या निकालता है क्या नहीं निकालता है। कोई भी मशीन है ना, जैसे आपको अमेरिका में ले जाकर खड़ा कर दें किसी मशीन के सामने
और हम कहें कि बताओ कई की मशीन है, आप नहीं बता सकते किसकी मशीन है जब तक उसमें एलिमेंट नहीं डल रहे और आउटपुट नहीं निकल रहा। अब ये जो मशीन है, मशीन अगर कोई भी निर्माण कर रहा है तो मशीन किसी वर्क के लिए निर्माण की गई है और वो वर्क ही नहीं कर पा रही तो फिर वो मशीन कोई काम की नहीं। अब डेल और ई दोनों ऑपरेटर जो बनाए गए हैं वो फलन के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए? फलन के लिए बनाए गए। तो फलन पर ये क्या होने चाहिए? काम करने चाहिए। तो फलन पे काम करने के लिए अब हमें एक फलन की आवश्यकता पड़ेगी जिसके द्वारा हम इसको बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब हमेशा मैं पहले से बताता आ रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ कि जब भी चोरी करने की बात आती है किसी भी घर में तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले कमरे के अंदर नहीं जाया जाता, पहले बाहर वाला, फिर उससे अंदर वाला, फिर उससे अंदर वाला, स्टेप बाय स्टेप रूमों के अंदर। बट अब तो खैर मॉडर्न टी वाली चोरी हो गई, सीधा छत से पार हो जाते हैं या फिर सीधा ज़मीन के अंदर से पार हो जाते हैं, वो मॉडर्न टी वाली हो गई है। खिड़की से? खिड़की पे तो ऊपर है कि तो जाएगा भाई, कैसे जाओगे? छोरा लगा हुआ है। डेल एफ एक्स पे क्या करेगा? आने वाली वैल्यू, आने वाली वैल्यू क्या है? एफ एक्स प्लस एच। जाने वाली वैल्यू एफ एक्स। आने वाले मान में से अपना मान घटा दिया, आने वाली वैल्यू में से अपनी वैल्यू घटा दी। अब ई दोनों पे लग जाएगा। कौन लग जाएगा? ई। ई इस पे भी लग गया और ई आपका इस पे भी लग गया। ये कैसा ऑपरेटर है बोलो? शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग है तो कितने मान शिफ्ट करेगा? एक मान। एक्स प्लस एच पहले ही है तो एक एच और आगे कर देगा तो कितना हो जाएगा बोलो? एक्स प्लस टू एच। अब ये शिफ्टिंग है तो एक और आगे कर देगा तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एच। अब मुझे इसे डेल के पदों में लिखना है, कोई समस्या? भाई एक मान आगे शिफ्ट कर दिया, ये एक और शिफ्ट कर दिया 2h। अब मुझे डेल को आगे लाना था, ई को पीछे छोड़ना था। अब डेल आगे आ जाना चाहिए, तो यानी कि पहले मुझे अब डेल में लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, आने वाले मान में से अपना मान, पीछे कौन घट रहा है? तो इसे क्या लिखोगे बोलो? डेल एफ एक्स प्लस एच। आने वाले मान में से अपना मान, तो इसे क्या लिखोगे? डेल एफ एक्स प्लस एच। कोई समस्या? भाई आने वाला मान ये है, जाने वाला मान है, पीछे कौन घट रहा है? ये। पीछे के साथ में लिखते हो तो डेल लिखा जाता है और आगे के साथ में लिखते तो नेबला लिखा जाता है। ठीक है भाई। आने वाले मान में से अपना मान घटा तो डेल एफ एक्स प्लस एच। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो? ये कितने मान शिफ्ट कर रहा है? एक मान। तो इसे लिख सकता हूं मैं ई एफ एक्स। क्या लिख सकते हो? ई एफ एक्स। ये किसका मान चल रहा है बोलो? ई डेल एफ एक्स। अब यहां से एफ एक्स को हटा दो दोनों साइड से, और एफ एक्स को हटाते तो बराबर वाला साइमल हट जाएगा। अब इन दोनों का वर्ग समान आ जाएगा, यानी कि दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। ई डेल इक्विवेलेंस हो जाएगा किसके बोलो? डेल ई के। तो ई डेल जो है डेल ई के इक्विवेलेंस हो जाता है। क्रम विनिमय गुणधर्म की क्या करते हैं? पालना। जब डेल के साथ कर रहा है तो इनवर्स के साथ भी होगी। फिर नेबला वाली प्रॉपर्टी भी आपकी सभी की सभी जो हैं वो किसकी पालना करते हैं बोलो? क्रम विनिमय गुणधर्म की क्या करते हैं बोलो? पालना करते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म की क्या करते हैं बोलो? पालना करते हैं। पढ़ के आया करो साथ के साथ, बात के लिए मत छोड़ना, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सिलेबस पढ़ा है बात के लिए। तो जो पढ़ते जा रहे हो उसको तो साथ के साथ तैयार करते चलो, उसे बात के लिए मत छोड़ो। जो बच्चा सबसे ज़्यादा एडवांस रहेगा, एडवांस में तैयारी करके चलेगा, वही सफल होगा। समय के साथ समझौता मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन आपके पास समय है तो यहाँ समझौता मत कीजिए। समझ रहे हो? आपके पास समय है तो उसका सही सही सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कीजिए। और जो इस समय का सही सही सदुपयोग कर लेगा उसे दोबारा ज़िंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा, और जो नहीं कर पाया फिर से पछताना पड़ेगा। और फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप तो पहली और आखिरी भर्ती यही मान के चलना, और आप केवल पास होने के लिए नहीं अपितु रैंक के लिए पढ़ना, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5 साल तक फिर वैकेंसीज़ की आस नहीं रहेगी। वैकेंसीज तो आएंगी, ये तो श्योर हो चुका है लगभग। फर्स्ट ग्रेड की तो आ ही जाएंगी 1-1.5 महीने में जब भी है, और सेकंड ग्रेड की हो सकता है कि भैया तो ये पेंडिंग में ही रह जाएं, दूसरी निकल जाएं, या फिर ये भी क्लियर हो जाए और दूसरी भी आ जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो
तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर तैयारी को बरकरार जारी रखो। यूपी में चुनाव आएंगे अगले साल, तो उसमें भी वैकेंसी जाएंगी, तो नौकरी होती है। तो लड़के तो सभी जगह कर सकते हैं, लड़कियां भी सभी जगह कर ही लेती हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है ना। टीचर तो टीचर ही होता है भाई, टीचर की वैल्यू तो सभी जगह होती है। गांव वाले पिलाई देते हैं छाछ, दरिया, खाना, सब कुछ। भाई कभी भी आप टीचर की पोस्ट पे हो तो मान के चलो, एक घड़ी जिस गांव में आपकी ड्यूटी लगी है, गांव वाले के पास भले छत ना हो, लेकिन टीचर की हमेशा वो रेस्पेक्ट करते हैं। उनको पता होता है, उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि आज अगर हम टीचर बढ़िया तरीका से रख लेंगे तो ये हमारे बच्चा पर ज़्यादा फोकस देगो, हमारे बच्चा ऊपर तक पहुँचा देगो। तो हमेशा कोई भी गांव वाले के गांव के अंदर आप जाओगे, जहाँ भी ड्यूटी लगेगी ना, तो आपको कभी भी कोई भी घर वाला निराश नहीं करेगा। हमेशा वो तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब हो, तुम्हारा व्यवहार ही खराब हो, तुम्हारे लक्षण ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, तो उस केस के अंदर गांव वाले आपका तिरस्कार कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ना बच्चे करेंगे ना गांव वाले करेंगे। ईमानदारी से पढ़ाओ भाई। 20 दिन तुमको छाछ दरिया खवा दियो और 20 दिन से कह रहे हो कि हमारे बच्चा पढ़ा रहो, फिर एक दिन मैया बाप आ जाए, अरे ये मास्टर तो सो रहा और बच्चा उदम कर रहे हैं, छाछ दरिया बंद है, पानी बंद। फिर ये चीज़ें होती हैं कि भाई माँ बाप भी ये चाहते हैं कि जिस मास्टर की नई ड्यूटी लगी है, और जो नए युवा लग के जाते हैं ना, वो मेहनत करते हैं वाकईत में, लेकिन पुराने जो टीचर थे वो कम मेहनत करते थे। अब उन्हें देख देख के नई पीढ़ी भी थोड़ी सी जंग लग जाए कि अरे हमने इतनी मेहनत कर करके तो यहाँ पढ़ के आए, अब इन्हें पढ़ाएंगे का। बट ये है क्या, आप निरंतर पढ़ाते रहोगे, आप में निखार आता रहेगा। और अब क्या होता है कि देखो, सरकारी स्कूल वाले बच्चे परसेंटेज तो खूब बनाते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि यह स्कूल में लेके तो परसेंटेज हमारी जब भी ना बने। प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा और सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा दोनों ही ट्यूशन जाते हैं, और ट्यूशन के कारण ही उनकी परसेंटेज बन के आती है। क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर इतना फोकस नहीं देता जितना आप समझ रहे हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो ही बच्चा पढ़ पाएगा, अदरवाइज ट्यूशन तो उसको जाना ही पड़ता है। इसी कारण प्राइवेट वाला भी ट्यूशन जा रहा है, सरकारी वाला भी ट्यूशन जा रहा है। तो इस कारण प्राइवेट की अपेक्षा सरकारी की तरफ बच्चे थोड़े से मुड़ गए हैं, क्योंकि ट्यूशन तो उनको तब भी जाना पड़ता है। 20,000 फीस, 30,000, 40,000, 50,000 फीस वहाँ देंगे, फिर अलग से ट्यूशन लगाएंगे 40-50 हज़ार का, तो फिर एक ही जगह वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मोस्ट आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती हैं मैथ वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, कि भाई एक तो जॉब लो, जॉब से आ जाती है स्थिरता। स्थिरता का मतलब आपकी रोजी रोटी पक्की, आपका पूरा परिवार शुरू से लेके अंत तक, जब तक आपका जीवन है तब तक प्रॉपर रूप से सुखी रहेगा। और उसके तदुपरांत आप चाहो तो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो ट्यूशन वगैरह चलाकर, और ट्यूशन तो चला ही जाते हैं। और हो सकता है तो अपने स्कूल के बच्चों को कम से कम ट्यूशन के लिए बुलाना, उनको तो पढ़ाओ, क्लास के अंदर ही इतना निपुण कर दो कि उन्हें कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है भाई, इनका ध्यान रखो। अब देखो 6वीं प्रॉपर्टी, हाँ जी, मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस टू 1 + डेल। 5वीं है तो 5वीं लिख लो, इक्विवेलेंस टू 1 + डेल। हाँ भाई, एक चीज ध्यान रखो, जब भी किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है ना, जब भी कोई भी मान आप प्रूव करते हो, तो हमेशा बड़े से छोटा लाना आसान होता है, लेकिन छोटे से बड़ा लाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता है और कुछ घटाना पड़ता है। तो बड़ा तो हमेशा डेल के साथ आता है। किसके साथ आता है? डेल के साथ। अब डेल के साथ आप जानते हो, और आपने पढ़ा है कि भाई डेल एफ एक्स, क्या पढ़ा है? डेल एफ एक्स। अब डेल एफ एक्स क्या करता है? आने वाला मान और जाने वाला मान एफ एक्स, आने वाले मान में से अपना मान घटा देता है। अब लेकिन मुझे डेल को ई में परिवर्तित करना है। ई में परिवर्तित करने के लिए कितने शिफ्ट हो रहे हैं बोलो? तो ये हो जाएगा ई एफ एक्स, और ये माइनस का एफ एक्स चल ही रहा है। राइट हैंड साइड से एफ एक्स कॉमन निकाल दो तो कितना बचा? E-1, और ये क्या हो गया? एफ एक्स। अब एफ एक्स से एफ एक्स हटा दो, जब एफ एक्स से एफ एक्स हटाते हो ना, तो डेल आपका इक्विवेलेंस आ गया किसके? E-1 के। डेल जो है वो किसके इक्विवेलेंस आ गया? E-1 के, या E इक्विवेलेंस हो जाएगा अब आपका किसके? 1 + डेल के। सीधा याद करो, E इक्विवेलेंस टू 1 + डेल। E जो है वो किसके इक्विवेलेंस हो जाता है बोलो? 1 + डेल के। ठीक है,
भाई देखो बड़ा ये था, इसका सारा लिया, मुझे ई में परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के बाद वैल्यू निकाल दी। ई इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, ई इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, ई इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, डेल ई के साथ डेल इनवर्स के साथ, नेबला ई के साथ नेबला ई इनवर्स के साथ, क्रम में गुणधर्म की क्या करता है, पालना। ई और डेल में एक संबंध होता है, ई इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, ई की जो वैल्यू हो 1 प्लस डेल की इक्विवेलेंस होती है, ई इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, ई इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। क्या चीज, ई माइनस 1 है ना, कॉमन आ गया ना एफ एक्स, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन मत लेना, राइट हैंड साइड कॉमन लेना। अब लिखो नेबला इक्वल्स टू डेल ई इनवर्स, नेबला का मान डेल और ई के पदों में, नेबला इक्विवेलेंस टू डेल ई इनवर्स। प्रूव कराना है कि रहने दूं? नेबला की जो वैल्यू है वो डेल और ई के पदों में क्या आती है, नेबला इक्विवेलेंस होता है डेल ई इनवर्स के, चाहे तो बड़े से छोटा ले आओ या छोटे से बड़ा ले आओ, नेबला इक्विवेलेंस होगा डेल ई इनवर्स के, नेबला इक्विवेलेंस होगा किसके, बोलो, डेल ई इनवर्स के। ठीक है भाई, अब देखो प्रूफ देख लो। हाँ भाई, बिना एफ एक्स से काम चल जाएगा का, नहीं चलेगा। तो देखो नेबला एफ एक्स निकालो, एल एच एस टू आर एच एस ले आओ भले चाहे। नेबला क्या करता है बोलो, अपने मान में से पिछला मान घटा देता है, घट गया। अब इसे डेल के पदों में लिख के बताओ डेल क्या होगा, क्योंकि डेल लिखना है ना पहले, डेल में क्या लिखूं इसे बताओ, क्या लिखूं डेल में, बताओ इसको। पीछे कौन घट रहा है, अगर पीछे वाले के संगत आगे वाले के संगत लिखा जाता है तो नेबला होता है, और पीछे वाले के संगत लिख दूं तो इसे डेल। डेल क्या करता है, आने वाली वैल्यू में से अपनी वैल्यू, अपनी वैल्यू क्या होगा इसकी, डेल एफ एक्स माइनस एच। अब मुझे बताओ ये कितने मान शिफ्ट कर रहा है, एक्स माइनस एच आएगा ये, एक्स माइनस एच। हाँ जी, कितने मान शिफ्ट कर रहा है, एक, तो ये हो जाएगा ई इनवर्स, पीछे की तरफ कर रहा है ना, तो ई इनवर्स हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स से एफ एक्स हटा दो तो नेबला इक्विवेलेंस हो गया आपके किसके, डेल ई इनवर्स के। किसी को कोई आपत्ति हो, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। नेबला इक्विवेलेंस टू डेल ई इनवर्स आज या कल दो दिन में ऑपरेटर हो जाएंगे, एक पेज में लिखना, कम से कम, ज़्यादा नहीं, जैसे गिनती बचपन में पढ़ती थी ना 1 से 100 तक, 100 बार ही बोलो, तो आप ऑपरेटर को कम से कम 100 बार रिपीट करो, और 100 बार रिपीट करने के बाद फिर आपको मुँह जबानी याद हो जाएंगे। जैसे हमें याद है नेबला इक्वल्स टू डेल इनवर्स इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, वो क्रम में गुणधर्म की पालना हो जाती है, और नेबला, ठीक है, ये वाले गुणधर्म आपको याद होने चाहिए, नेबला इक्वल्स टू डेल ई इनवर्स। ठीक है भाई, एक होता है नेबला इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स, हाँ भाई, नेबला का मान टोटल ई के पदों में, डेल का मान टोटल ई के पदों में, ई इक्विवेलेंस तो था 1 प्लस डेल के, यानी डेल बराबर था ई माइनस 1 के, और यहाँ से नेबला बराबर है 1 माइनस ई इनवर्स के। आपको पता है ना ऊपर से डेल किसके बराबर आया था, ई माइनस 1। अब यहाँ उल्टा घटेगा 1 माइनस ई इनवर्स। देखो डेल तो ई माइनस 1 था, और नेबला में लिखना होता है तो इसे 1 माइनस ई इनवर्स लिखना पड़ता, 1 माइनस ई इनवर्स। और यहाँ से आप जानते हो नेबला इक्वल्स टू डेल ई इनवर्स भी होता है, कितना होता है, डेल ई इनवर्स होता है। अब देखो कैसे लिखेंगे, प्रूव करो, बिना एफ एक्स से काम चल जाएगा का, तो करो भाई प्रूफ। तो ये आएगा नेबला एफ एक्स। अब मुझे ई के पदों में लिखना, डेल वगैरह के पदों में नहीं लिखना है इसको,
तो क्या करेगा, अपनी वैल्यू, किसकी वैल्यू, अपनी वैल्यू माइनस अपने से पिछली वैल्यू। अब डायरेक्ट ई के पदों में लिख दो, अपनी वैल्यू को तो ऐसे ही छोड़ दो, अपनी से पिछली वैल्यू को कितने मान शिफ्ट हो रहे हैं, एक मान, ई इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा। कॉमन बोलो क्या आएगा, एफ एक्स, तो कितना बचेगा, 1 माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स से एफ एक्स हट गया, तो नेबुला इक्विवेलेंस हो गया किसके, बोलो 1 माइनस ई इनवर्स के। नेबुला की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंस हो गई, 1 माइनस ई इनवर्स की हो गई। कोई समस्या? हाँ जी, इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल, नेबुला इक्विवेलेंस टू डेल इनवर्स, नेबुला इक्विवेलेंस टू 1 माइनस ई इनवर्स। ठीक है, नेबुला के दो फॉर्मूले हो गए, डेल का एक ही लिखाया है, नेबुला के दो पद 1 माइनस ई इनवर्स या डेल ई इनवर्स। ठीक है भाई, अगर डेल के पदों में ले जाना है तो ऐसे ले जाओ, अगर एग्जामिनर कहे कि नेबुला का उपयोग करके डेल के पदों में निकालो तो इस वाले से निकलेगा, और ई के पदों में निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक है भाई, कितने हो गए, 7, 8वां लिखेंगे। आठवां, अब तो हमें कुछ प्रॉपर्टी पहले ही पता चल चुकी है, वो उनका उपयोग कर सकते हो। डेल माइनस नेबुला बराबर होता है डेल इंटू नेबुला के, और जब एक और ऑपरेटर पढ़ा दूंगा ना तो वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर भी होता है। एक ऑपरेटर और पढ़ाऊंगा मैं आपको केंद्रीय अंतर संकारक में, डेल्टा वाला, म्यू वाला एक क्वेश्चन आया था डेल्टा वाला, तो डेल माइनस नेबुला डेल इंटू नेबुला के बराबर होता है ना। अब ये तो आप जानते हो, अभी मैं बता चुका हूँ सब कुछ, है ना। तो अब तो एफ एक्स के बिना ही काम चल जाएगा। देखो डेल माइनस नेबुला, अब सुनो, जब भी प्रॉपर्टी को प्रूव करो ना आप, माइंड में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। देखो मल्टीपल में बदलना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, डेल, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डेल है ही है, तो नेबुला को किस में बदल दूँ, डेल में बदल दूँ, तो डेल क्या आ जाएगा, कॉमन, डेल क्या आ जाएगा, कॉमन, और दूसरा जो बचेगा उस कॉमन आने के बाद वो नेबुला के बराबर आना चाहिए। अब देखो ये तो डेल था ही, नेबुला को क्या लिख सकते हो, बोलो डेल इनवर्स। ठीक है भाई, आप जानते हो चूंकि नेबुला की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डेल ई इनवर्स के बराबर होती है, वैल्यू ऑफ नेबुला। यही तो जानते हो, तो इसका उपयोग कर लिया। अब दोनों से लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन आ गया, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में ही कॉमन आएगा, 1 माइनस ई इनवर्स, और 1 माइनस ई इनवर्स का मान आप जानते हो कितना होता है, बोलो नेबुला होता है। कौन सा, क्या कह रहे हो, ठीक है। अभी एक प्रॉपर्टी और पढ़ाऊंगा ना आगे, इसकी वैल्यू वैसे डेल्टा स्क्वायर के बराबर और होती है, भले यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख लो, नहीं वहाँ लिखाऊंगा वहाँ लिख लेना। डेल माइनस नेबुला डेल इंटू नेबुला के बराबर होता है, और इसका मान डेल्टा स्क्वायर के बराबर आता है। वो प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाऊंगा तब निकल के आएगा। अजय अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, वन प्लस डेल 1 माइनस नेबुला इक्विवेलेंस टू 1। सही बात है, गलत है? अब तो सब कुछ जानते हो ना आप। हाँ भाई, ऊपर वाली प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं जानते, तो उनका उपयोग कर लीजिए। हाँ जी, 1 प्लस डेल का मान किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल। और फिर आप जानते हो 1 माइनस नेबुला का मान ई इनवर्स के बराबर, ई इंटू इनवर्स आइडेंटिटी ऑपरेटर। बस शुरू की 2 ही प्रॉपर्टी तो हमें प्रूव करनी पड़ी, अब उनका उपयोग अब हम आगे की प्रॉपर्टीज में सीधा सीधा कर लेते हैं।
नेबुला इक्विवेलेंस टू डेल इनवर्स, नेबुला इक्विवेलेंस टू 1 माइनस इनवर्स, डेल माइनस नेबुला डेल इंटू नेबुला, डेल माइनस नेबुला डेल इंटू नेबुला, 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबुला इक्विवेलेंस टू 1, 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबुला इक्विवेलेंस टू 1 और इक्विवेलेंस टू 1 प्लस डेल। ठीक है भाई, 1 प्लस डेल। बोलो कोई समस्या? शेष ऑपरेटर्स हम कराएंगे आपको कल। ठीक है, इनको याद करके आना बहुत अच्छे से। ठीक है, इनका उपयोग मैं आगे भी करूँगा। वो भेज दूंगा, आज भेज दूंगा।